उत्तर प्रदेश 18 से ज़्यादा आयु वाले वर्ग निवासियों को टीके देने के लिए स्थायी निवास प्रमाण की तलाश नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए एक नए आदेश जारी किए हैं और कहा है कि आधार विवरण या स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए एक नया आदेश जारी किया और कहा आधार विवरण या स्थायी निवास प्रमाण देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये मैं फिर से इसलिए दोहराया क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है कि जब भी हम कोविड की वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर जानी होती है, पहचान पत्र लेकर जानी होती है। अब वहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अब राज्य में निवास के किसी भी दस्तावेज के साथ जॉब्स प्राप्त कर सकेंगे। 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए स्थायी और अस्थायी निवास दोनों को स्वीकार किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के केवल स्थानीय निवासियों को राज्य में वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, जिससे नोएडा और गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के बीच चिंता होती है, जहां एक महत्वपूर्ण प्रवासी आबादी निवास करती है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार स्पुतनिक वी और मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 टीकों की बड़ी मात्रा में खरीद कर अपनी आबादी का टीकाकरण करने के लिए देख रही है। यूपी सरकार ने अपनी विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस महीने की शुरुआत में 40 मिलियन वैक्सीन खुराक के लिए एक वैश्विक निविदा मांगाई है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 18,125 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और कुल टैली 15,63,238 हो गए, जबकि 229 नए लोगों की मौत के साथ मृत्यु हो गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उज्ज्वल पक्ष में पिछले 11 दिनों में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में 1.04 लाख से अधिक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 वसूली दर अब 85.7% है। 30 अप्रैल को लगभग 3.10 लाख सक्रिय मामले थे, जबकि वर्तमान में संख्या 2,06,615 है। इसी बीच पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि सरकार उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि भारत महामारी की दूसरी लहर में लड़ता है। लेकिन मोदी जी, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि सिर्फ बैठक करने से कुछ नहीं होगा, आपको इस पे तुरंत कोई एक्शन लेना होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश की सीमा के पास एक गांव में रहने वाले 27 वर्षीय एक युवक को उस समय गंभीर चोट लगी जब एक सीमा सुरक्षा बल की टीम ने बुधवार को सुरक्षाकर्मी द्वारा कथित उत्पीड़न का विरोध कर रही भीड़ को तीतर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। नीचा गोविंदपुर गांव निवासी अरफुल मोहल्ला को कई गोलियां लगी और बालूरघाट के जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर होने की सूचना है। सुबह में कुछ बीएसएफ कर्मियों ने अशरफुल को चुनौती दी जब वह अपने घर के रास्ते पर था और एक परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद अशरफुल अपने घर के लिए निकल गया, एक ग्रामीण ने कहा। बाद में एक बीएसएफ की एक टीम ने नियमित गश्त के लिए गांव का दौरा किया तो कुछ निवासियों ने युवाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध किया। अशरफुल भी उनमें साथ था। अचानक बीएसएफ कर्मियों ने एक गोली बंदूक से निकाल कर दिया। छर्रों ने अशरफुल को टक्कर मार दी और वह मौके पर गिर गया। हम जगह से भाग गए, अशरफुल के भाई फारूक ने कहा। एक जांच जारी है, हम बीएसएफ से जल्द ही बात करेंगे, दक्षिण दिनाजपुर के पुलिस प्रमुख राहुल डे ने कहा। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ की टीम ने ग्रामीणों को तीतर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। इस घटना में सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की कथित उच्चता
पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मुद्दा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समय और फिर से झंडी दिखा दिया है। हमने बार बार उल्लेख किया है कि कैसे बीएसएफ सुरक्षा के बहाने सीमाओं के पास रहने वाले निवासियों को प्रताड़ित करता है। इससे पहले ऐसी घटनाएं हुई थी जब लोगों को गोली मार दी गई थी। राज्य सरकार को आम लोगों पर इस तरह से अकारण हमलों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। बालूरघाट में एक तृणमूल नेता ने कहा ऐसा।